आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं पढ़ने के लिए। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं, आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा है मेटलर्जी। होता क्या है मेटलर्जी? मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स को अर्थ से निकाल कर उसको साफ करना, उसको इस लायक बनाना कि वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। क्या कहते हैं इसे? मेटलर्जी। देखिए, मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली। ठीक है, प्रॉफिटेबली इकोनॉमिकली मेटल्स को साफ करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी। और वो होते किससे हैं साफ? वो होते हैं ओर्स से। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। देखिए, मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट मे कंटेन, जिसमें क्या हो सकता है? एलिमेंट्स। जिसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। धरती में से कोई चीज निकल रही है और तुमको लग रहा है कि उसमें शायद कोई ना कोई एलिमेंट्स हो, वो क्या चीजें कहलाती है? उनको हम कहते हैं मिनरल्स। अब जिस मिनरल में चांसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ओर्स। जिसमें उस मिनरल में से जिसमें एलिमेंट्स को पाए जाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स इन विच मेटल्स या एलिमेंट्स, कुछ भी लिख देना, कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली। क्या कहलाता है ये हमारा कहलाता है ओर्स। तो जिन मिनरल्स में से एलिमेंट्स के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और हम बहुत आसानी से उनको प्राप्त कर लेते हैं, वो कहलाते हैं हमारे ओर्स। गैंग होता है इम्प्योरिटीज। क्या होता है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स दैट नीडेड टू सेपरेट आउट। जिसको हमें क्या करना है? सेपरेट आउट करना है, जिसको अलग करना है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं गैंग। गैंग माने गंदगी। ये तीनों चीजें, चारों चीजें एनसीईआरटी में है और चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन के ये इनके आंसर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटलर्जी हम कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है? एलिमेंट्स के जो सिक्वेंस है वो उनको रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको हम अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने उसको 3 भागों में बांट दिया है। एक जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, सेकंड जो मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे, और थर्ड जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। हमने क्या किया? 3 तरीके से हमने कहा कि जो हम टेक्निक लगाएंगे वो टेक्निक 3 अलग अलग स्टेप पे होगी। एक उनके लिए जो लो रिएक्टिव है, एक उनके लिए जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, और एक उनके लिए जो बहुत कम रिएक्टिव है या बहुत हाई रिएक्टिव। तो तीनों के लिए अलग अलग हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा लो रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमारे पास जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सल्फाइड्स जो होंगे हमारे, सल्फाइड्स ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड टू किसमें? कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे उनके। क्यों करेंगे? क्योंकि इट इज easier to extract metal from their oxides rather than सल्फाइड्स। सल्फाइड के मुकाबले हम
ऑक्साइड से मैटर को जल्दी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल्स को जल्दी से निकाल सकते हैं हम किसमें से, उनके ऑक्साइड्स में से, रादर कि हम उसको उनके सल्फाइड से निकालें। ठीक है, एक। और सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम यहाँ पर, सेकंड स्टेप करेंगे रिडक्शन विद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हीटिंग मेटल ऑक्साइड टू ऑब्टेन मेटल्स। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हीट कर देंगे। तो हमारे पास दो एग्जांपल है, हम समझते हैं। देखो HGS क्या होता है, Hg ये मरकरी है। मरकरी हमें कैसे मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम मरकरी सल्फाइड। और सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड को हम क्या बोलते हैं, सिनेबार। सिनेबार क्या होता है, सिनेबार होता है और ऑफ मरकरी। मरकरी के और को हम क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं, मतलब जिससे हमको मरकरी मिलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, HgO प्लस SO2। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया मेटल ऑक्साइड में या मरकरी ऑक्साइड में, अगर आप मरकरी लिखना चाहो तो। और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमको ये मिला है HgO, इसको हम सीधा हीट कर देंगे और हमें मिल जाएगा Hg प्लस O2। Hg प्लस O2। तो हमने देखा कि हम जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको सीधा हीट करके क्या बना सकते हैं, हमको मैटर मिल जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। एक और एग्जांपल जो बुक में दे रखा है वो है कॉपर के सेकंड एग्जांपल जो हमको दे रखा है वो है कॉपर सल्फाइड का। तो कॉपर सल्फाइड Cu2S प्लस O2 और हमें क्या मिल गया, Cu2O प्लस SO2। क्या मतलब ये है जो कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, जिस हमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। हमने क्या किया, पहले सल्फाइड को कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड में। अब इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, बचे हुए सल्फाइड के साथ। ये कैसे होता है, तो अभी के लिए भी याद रख लो कि जो बचा हुआ, ये प्रोसेस जो होती है ये हमारे हिसाब से नहीं होंगी, ठीक है, ये जो वहां पे कंडीशन होगी उसके हिसाब से होगी। कंडीशन ये कहती है कि आपको उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, किसकी, Cu2O की रिएक्शन बचे हुए Cu2S से जब आप करोगे और हीट करोगे तब आपको मिलेगा कॉपर प्लस SO2, कॉपर प्लस SO2, और यहां से हमको कॉपर मिल जाएगा। तो एक स्टेप ये रहा, एक एग्जांपल ये रहा, ठीक है। तो दो एग्जांपल से हमने देखा कि किस तरीके से हम लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो मॉडरेटरी में हमारे पास कौन सा है, तो मॉडरेटरी में हम जिंक लेते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, पहला स्टेप करेंगे हम कि जो सल्फाइड्स होंगे, सल्फाइड या कार्बोनेट और होंगे, कौन से, सल्फाइड या कार्बोनेट जो ओर्स होंगे, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट करेंगे उनको, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद रिडक्शन कर देंगे, किससे, रिडक्शन विद कार्बन से। क्यों करेंगे, कार्बन एक ज्यादा रिएक्टिव है और कार्बन क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ओके, आगे देखिए। तो हमने दो और पढ़े, एक तो पढ़ा हमने सल्फाइड और एक पढ़ा हमने कार्बोनेट और। सल्फाइड और का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दे रखा है ZnS। हमें क्या करना है, ये कन्वर्ट करना है हमें मेटल ऑक्साइड में। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ZnO बना दिया, साथ में SO2 बना दिया। क्या बना दिया, ZnO प्लस SO2। अब जो हमारे पास ZnO है, अब ये जो हमारे पास दे रखा है हमें क्या, ZnO, हम क्या करेंगे, इस ZnO को कार्बन के साथ रिड्यूस कर देंगे और बनेगा Zn प्लस CO, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस वाले को रोस्टिंग। कौन सी प्रोसेस है, रोस्टिंग। क्या कहलाती है प्रोसेस, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, जो मेटल सल्फाइड का जो ओर होता है, मतलब जो मेटल का सल्फाइड ओर होता है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और फिर मेटल ऑक्साइड को हम
क्या करता है, कार्बन से रिड्यूस कर देता है। एक बात, इसके अलावा जो मेटल कार्बोनेट होगा, जो हमारा ओर है, उसको क्या करते हैं हम, उससे हमें बनाना है क्या, ऑक्साइड्स बनाने हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करो, बिना ऑक्सीजन के हीट कर दो। बिना ऑक्सीजन के जैसे आपने हीट कर दोगे तो जिंक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद वही करो जो ऊपर करते हुए आए हो, ZnO को कार्बन के साथ रिड्यूस कर दो तो क्या बनेगा, Zn+CO। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसे, कैल्सिनेशन। तो मॉडरेटरी रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है हमारे पास रोस्टिंग, एक है हमारे पास कैल्सिनेशन। अगर हमारे पास सल्फाइड और होगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के मेटल ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। मेटल ऑक्साइड हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड रादर देन सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में ऑक्सीजन होती है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होती। कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट और का यूज करते हैं और कार्बोनेट और को हीट करके हम क्या बना लेते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, और फिर इसका रिडक्शन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस कार्बन के अलावा किसी और का यूज नहीं कर सकते। कार्बन के अलावा हम औरों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कार्बन वी कैन यूज एनी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज देयर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। तो जो ऑक्सीजन के लिए उनकी एफिनिटी होती है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की एफिनिटी माने अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। जब उनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास रख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो कार्बन के जगह अलावा हम यूज कर सकते हैं किसी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का। और अगर हम इसी की बात करें Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का, तो हम देखेंगे हमें बहुत ज्यादा हीट मिलेगी और साथ में Fe प्लस Al2O3। और इस हीट का यूज करते हैं हम किसमें, जो रेलवे लाइंस में जो क्रैक्स आ जाते हैं ना रेल में, उसको ज्वाइंट करने के लिए। इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, थर्माइट रिएक्शन। मतलब अगर रिडक्शन के लिए हम किसका यूज करें, एल्यूमिनियम का यूज करें आयरन ऑक्साइड के साथ, तो हम देखेंगे हमें हीट मिलेगी और एक्सेसिव हीट मिलेगी कि हम जो हमारे पास का ट्रेन की जो पटरी होती है, रेल होती है, उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि हम कार्बन का यूज क्यों करते हैं। तो कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बीइंग अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन कार्बन के अलावा हम औरों का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं हम, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का। रिएक्टिव एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए हम जो प्रोसेस का यूज करने वाले हैं, उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे रिडक्शन के लिए। मतलब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इलेक्ट्रिसिटी से हमें हमारे रिक्वायर जो हमें एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा। ठीक, यहां पे हम कार्बन का यूज नहीं कर सकते रिडक्शन के लिए। कार्बन कैन नॉट यूज इन रिडक्शन, यूज इन रिडक्शन। कार्बन का यहां रिडक्शन के लिए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता एज जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, as highly reactive elements are themselves good या strong oxidizing agent। क्या होते हैं, खुद बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते किसका, कार्बन का। ठीक, तो क्या करेंगे हम, जैसे हमें Na चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब अच्छे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या करेंगे हम इनके लिए, तो यहां पे हम NaCl के मोल्टन स्टेट का यूज करेंगे। मोल्टन NaCl, मोल्टन MgCl2, मोल्टन CaCl2, मोल्टन Al2O3, इनका यूज करेंगे हम किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। तो क्या करें, तो आप एक बीकर ले लो, इलेक्ट्रोलाइसिस करो, 2 इलेक्ट्रोड ले लो और इलेक्ट्रोड लेने के बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड लेने के बाद आपको इसमें डाल देना है मोल्टन, अभी के लिए NaCl। और मोल्टन NaCl को आप क्या दे दो, आप दे दो इसको इलेक्ट्रिसिटी।
ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे जाएगा एनोड और नेगेटिव पे जाएगा कैथोड। तो जब आप मोल्टेन NaCl लोगे इलेक्ट्रिसिटी दे जाने पर NaCl टूट जाएगा Cl माइनस और Na प्लस में। किसमें टूट जाएगा? Ca प्लस और Cl माइनस और Na प्लस में। Na प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएगा Na, कहां पर? कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या मिलेगा हमें? Na मिलेगा। क्या मिलेगा? Na। यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन कैथोड से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रॉन चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी चलती है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हीं में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक Na का आयंस ले लेगा और Na मिल जाएगा हमें कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा? क्लोरीन गैस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना देगी क्लोरीन। जो क्लोरीन का आयन था वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना देगा? Cl माइनस। और हमें क्लोरीन गैस कहां मिलेगी? एनोड पर मिलेगी। वैसे भी जब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे होंगे तो इस वाले पर वैसे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। Cl माइनस जो होगा वो क्या करेगा? अपना एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा किसको? वो गायब करके लूज करके एनोड पर छोड़कर वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। दो क्लोरीन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर वो क्लोरीन के दो एटम बनाए। मतलब क्या बनाए? जी हाँ, मतलब वो बनाए क्लोरीन गैस। ठीक, यहां पे हमें बाद में गंदगी दिखाई देगी, मड दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं एनोड मड। जो किससे मिला है हमें? जो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मिला। ठीक है, तो हमने तीनों पढ़ लिए कि तीनों में हमें अलग अलग एलिमेंट्स को कैसे हमको उनको सही करना है, साफ करना है और प्रॉफिटेबली तरीके से हमें उनका यूज करना है। ठीक है, अब हमने सारे के सारे मेटल्स को अब तक ये समझ लिया कि उनको कैसे रिफाइन कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करना है। पर जो हमें मेटल मिला है क्या वो इतना साफ है कि हम उसको सीधा यूज कर लें? नहीं, उसमें अभी भी काफी इंप्योरिटीज हैं। उन इंप्योरिटीज को फाइनली साफ करने के लिए और अपने मेटल को 99.99% तक क्लैरिफाई साफ करने के लिए जो हम स्टेप अपनाते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हम पढ़ेंगे हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से तो बड़ा आसान है, लेकिन हम थोड़ा सा और समझेंगे रिफाइनिंग। देखो, हमें इसमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सब चीजें नहीं है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स में कैथोड आते हैं, इलेक्ट्रोड्स में एनोड आता है, दूसरा इसमें आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होता है जो कंडक्ट करता है किसको? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस आयंस। और क्या देता है? आयन देता है। ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो कंडक्टर लिक्विड स्टेट में होता है। कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में। लिक्विड में जो करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। कैथोड जुड़ा होता है किससे? कैथोड जुड़ा होता है नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड जुड़ा होता है पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड हम हमेशा प्योर मेटल की रॉड को लेंगे। मतलब जो एक मेटल ऐसा होगा हमारे पास जो साफ सुथरा होगा, जिसके ऊपर डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, जिसके ऊपर हमें गंदगी में से जो चीजें हटेंगी, साफ सुथरी चीजों को जहां पे हम डिपॉजिट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैथोड। एनोड क्या होगा? एनोड होगा इम्प्योर मेटल की रॉड, जिसको साफ करना है, इम्प्योर मेटल की रॉड। तो क्या करेंगे हम? देखो, हम लेंगे एक कंटेनर जिसमें हम डाल देंगे अपना सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड। जिस मेटल को रिफाइन करना है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो। कॉपर साफ करना है, कॉपर सल्फेट ले लो। ठीक है, ऐसे ही हम कैल्शियम सल्फेट, ऐसे कर करके हम अलग अलग मेटल्स के सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें डाल दो इलेक्ट्रोलाइट।
और यहां पे आप लगा दो एक क्या स्विच। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है किससे, एनोड से, और नेगेटिव टर्मिनल जुड़ता है किससे, कैथोड से। ठीक, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड यहां पे आप डाल दो। मान लो हम कॉपर को साफ कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या होगी, ये होगी इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड, और ये होगी प्योर कॉपर रॉड। क्या होगी ये, प्योर कॉपर की रॉड। बस एनसीईआरटी में इतना समझाया हुआ है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, 2-3 लाइनें समझा रखी है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो भी यही कहता है कि अगर आपको एक एम नाम का कोई मेटल साफ करना है, एम नाम का कोई मेटल साफ करना है, तो ये बताइए कि आप एनोड किसको लोगे, इम्प्योर एम को, कैथोड किसको लोगे, प्योर एम को, इलेक्ट्रोलाइट किसको लोगे। इसके मेटल एम के सॉल्ट सॉल्यूशन को हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना सा है टॉपिक। ठीक, चलो अब देखते हैं होता कैसे है सारा, एक बार अपने तरफ से समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहां से आई तो क्या हुआ, सबसे पहले एनोड पर जो कॉपर रोड है वो हो जाएगी डिकम्पोज, टूट जाएगी। टूटने का मतलब वो अपने आयंस में देगा, उसका आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कॉपर क्या किसमें टूट जाएगा, कॉपर अपने आयंस में टूट जाएगा। कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन अलग, कहां पे होगा ये, एट एनोड। कहां पर, एनोड पर। दूसरे नंबर पे कॉपर किसमें टूट गया, अपने आयंस में। दूसरे नंबर पे ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे, CuSO4 टूट जाएगा Cu2+ और SO4 -। तो क्या हो रहा है, यहां पे कॉपर के आयन बन रहे हैं, Cu2+, 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 और कॉपर सल्फेट के यहां पे भी टूट रहे हैं, Cu2+ + SO4 ठीक। कैथोड पे क्या होगा, अब क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो कॉपर होगा कहां से, इलेक्ट्रोलाइट का, वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कॉपर। तो ये वाला जो कॉपर है ये इसके ऊपर डिकम्पोज हो जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, और यहां पे कॉपर चिपक जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। सॉरी अगर मैंने डिकम्पोज बोला तो डिपोजिट हो जाएगा क्या, कॉपर। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कैथोड से। कैथोड से क्यों ले रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होने की वजह से इस पे क्या चलना है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स चलने की वजह से ये कैथोड के साथ, कैथोड के ऊपर सोडियम, कैथोड के ऊपर जो हमारा कॉपर है वो चिपक जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। ठीक, इसकी कमी कौन पूरी करेगा, इसकी कमी ये पूरी करेगा, जो कहां से आ रहे हैं, जो एनोड से हमें कॉपर आयंस मिल रहे हैं वो इसकी कमी को पूरा करेगा। फिर यहां से डिकम्पोज ये बनेगा कॉपर सल्फेट फिर डिकम्पोज होगा और फिर कॉपर आयन चिपक जाएंगे कैथोड के ऊपर, और यहां से प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक एनोड में कॉपर खत्म नहीं हो जाता। जैसे एनोड से कॉपर खत्म हुआ, सारे के सारे आयंस यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएंगे कॉपर, और हमें जितना भी हमने कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में डाला होगा हमें उतना ही वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, उतना ही हमको वो क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो 3 स्टेप में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। एक बात शुरू से समझ लेते हैं। एनोड क्या करेगा, कॉपर में जो एनोड है उस पे जो कॉपर है वो अपने आयंस स्टार्ट कर देगा देने। वहीं पर जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट क्या करेगा, वो भी अपने आयंस में टूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना। ओके, कैथोड पर क्या होगा, ये जो कॉपर है आयन, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या बनाएगा, कॉपर, और कहां डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर के ऊपर। तो जो प्योर कॉपर की रॉड है इसके ऊपर चिपकते रहेंगे हमारे कॉपर, ये साफ करता रहेगा, और यहां से जो इधर गया तो यहां पे खाली जगह बच जाएगी। इस गैप को पूरा करेगा एनोड से आए हमारे आयंस। तो एनोड के आयंस
लगातार इलेक्ट्रोलाइट पे आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस लगातार कैथोड पे आएंगे और ऐसे मिलकर हमको कॉपर की एक प्योर रॉड मिल जाएगी। जितना भी प्योरिटी एनोड पर होगी वो सारा कॉपर पहुंच जाएगा किस पर, वो कैथोड पर पहुंच जाएगा और हमारा काम पूरा। ठीक है, चलिए।